हेलो दोस्तों, मैं एसपी सहाय आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लाइमेक्स एकेडमी पर सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक बेल आइकन की घंटी होती है, उसको आपको जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जितना भी अपना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग यूपी डेलट द्वितीय सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि वर्ष 2023 से लेकर 2016 के सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हम लोग सवालों पर चलते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की। उत्तर में लिखिएगा कि गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न दूसरा कह रहा है कि गुप्त काल के किन्हीं दो शासकों के नाम लिखिए। उत्तर में लिखिएगा कि गुप्त काल के किन्हीं दो शासकों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला है आपका श्रीगुप्त, गुप्त वंश का संस्थापक था। दूसरा आपका है घटोत्कच, श्रीगुप्त के साथ साथ उसने भी महाराजा की उपाधि धारण की थी। एक और है तीसरा, इनको भी देख लीजिए दोस्तों। कह रहा है कि चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न तीसरा, तरह की चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं। तो उत्तर में लिखिएगा कि चट्टानें मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। आइए उन तीनों को देखते हैं दोस्तों। पहला है आपका अग्नीय चट्टान, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, अभ्रक और क्वार्ट्ज। दूसरा आपका है दोस्तों, दूसरी आप लोहरी बनाएगा, अवसादित चट्टान, सेधा नमक, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। तीसरा है आपका दोस्तों रूपांतरित चट्टान, जिसे संगमरमर, क्वार्टरजाइट, स्लेट। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 4 कह रहा है कि पृथ्वी की आकृति कैसी है। उत्तर में लिखिएगा दोस्तों कि वास्तव में पृथ्वी की का जो आकार है दोस्तों वो है चपटा अंडाकार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 5। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न 5 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि बेसाल्ट किस चट्टान का उदाहरण है। उत्तर में लिखिएगा दोस्तों, बेसाल्ट चट्टान जो है अग्नीय चट्टान का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 6 कह रहा है कि मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। उत्तर में लिखिएगा दोस्तों कि मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन 66वें संविधान संशोधन अधिनियम 2022 के माध्यम से एक और कर्तव्य को जोड़ा गया। सभी 11 मूल कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 भाग 4 में सूचीबद्ध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 7 कह रहा कि चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था। उत्तर में लिखिएगा कि चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था, जिसने बादामी या वातापी को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 8 कह रहा कि दुग्ध क्रांति के जनक कौन थे। उत्तर में लिखिएगा कि दोस्तों डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में भूमि पर दूध क्रांति या श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 9 कह रहा है कि सूर्य ग्रहण क्या है। आप लोग हेडिंग बनेगा दोस्तों, सूर्य ग्रहण। कह रहा है कि जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस दौरान चंद्रमा जो है सूर्य के रोशनी को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है। सूर्य ग्रहण की घटना अमावस्या के दिन में होता है। ठीक है, देखिए ये दिखा रहा है इसका इसका सिंबल देख लीजिए, चित्र जो है इसमें दिखाया गया है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है, ये आपका क्या है दोस्तों, चंद्रमा है और ये आपका सूर्य है। यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन आ गया, चंद्रमा आ गया, इसलिए कौन सा ग्रहण लग गया, सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, और किस दिन लगता है, अमावस्या के दिन लगता है। ठीक है, बात समझ में सबको आ गई। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 10। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग इस सेशन को जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए प्रश्न 10 क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं। उत्तर में लिखिएगा दोस्तों कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद यानी आर्टिकल 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। भारतीय संविधान 6 मौलिक अधिकारों को प्रदान करता है। आइए उन दोनों छहों को देखते हैं दोस्तों। देखिए पहला आपका है दोस्तों समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा आपका है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 है। तीसरा आपका है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 23 से 24 है। चौथा आपका है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 है। और आपका पांचवा है दोस्तों संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 है आपका, ठीक है। और आपका छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 है, ठीक है। मूलतः संविधान में संपत्ति का अधिकार को अनुच्छेद 31 में भी शामिल था, ठीक है। हालांकि इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक, ठीक है, आइए इसके ऊपर कर देते हैं, मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर वैधानिक कर दिया गया, ठीक है। बात समझ में आई। चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न 11। कह रहा है कि मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं। उत्तर में लिखिएगा कि मृदा अपरदन प्राकृतिक रूप से होने वाली एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें मुख्यतः जल, वायु जैसे प्राकृतिक भौतिक बलों द्वारा भूमि की ऊपरी मृदा के कणों को अलग कर बाहर ले जाना शामिल है। मृदा अपरदन सभी प्रकार की भू आकृतियों को क्या करता है दोस्तों, प्रभावित करता है। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 22 कह रहे कि अर्थशास्त्र किसकी रचना है। तो उत्तर लिखिएगा कि अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री तथा सलाहकार भी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 13 कह रहे कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तर में बताइएगा दोस्तों कि भारत अक्षांशीय, ठीक है, अक्षांशीय रूप से उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरी रूप से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 14 कह रहे कि भारत चीन के बीच युद्ध कब हुआ था। तो भारत चीन के बीच जो युद्ध हुआ था दोस्तों, वह हुआ था 20 अक्टूबर 1962 को हुआ था, ठीक है। बात समझ में आई। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 15। दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा हमारे और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों नाते रिश्तेदारों को सबको शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए देखिए प्रश्न 15 क्या कह रहा है। कह रहा है कि जलवायु का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आप लोग हेडिंग बनाइएगा जलवायु एक बड़े क्षेत्र में लंबे समय अवधि जैसे 30 वर्ष से अधिक समय तक मौसम की अवस्था, ठीक है, अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु कहलाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले वर्ष में जो है आपका 2022, ठीक है। चलिए 2022 में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे सभी सवालों को लेकर मैं आप लोगों के बीच में आ गया दोस्तों। आप लोग इस सेशन को जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 16 कह रहा है कि डेल्टा किसे कहते हैं। आप लोग हेडिंग बनाइएगा डेल्टा, ठीक है। उसके अंतर्गत लिखिएगा कि नदी अपने उद्गम से निकलकर, ठीक है, बहते हुए अंत में किसी सागर या झील में गिरती या किसी अन्य जल स्रोत में मिलती है तो उसके ढाल में कमी के कारण नदी के अपरदन द्वारा उत्पन्न अवसादों को अपने मुहावने पर इकट्ठा करती है, जिससे एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण होता है। इसे क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। क्या कहेंगे, डेल्टा कहेंगे, ठीक है। देख रहे हैं ये नदी है आपकी, देख रहे हैं ये नदी है आपकी, ये जा रही है। अब देख रहे हैं कि जो ये बचा हुआ है, ठीक है, ये जो भाग बचा हुआ आपका दिखाई दे रहा है टीला मशीन,
ये आपका क्या है, यही डेल्टा है। ये आपका क्या है दोस्तों, ये डेल्टा है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये डेल्टा है। समझ गया। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 17 कह रहे कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो ज्वालामुखी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। आइए उनको हम देखते हैं दोस्तों। हेडिंग बनाइएगा आप लोग, सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वे हैं जिनसे समय समय पर विस्फोट हो जाया करता है। ठीक है। अगला आप हेडिंग बनाइएगा दूसरा, सुषुप्त या निदित ज्वालामुखी जो वर्षों में शांत, स्तंभ या सोए हुए जाने पड़ते हैं। ठीक है, पर उनके सक्रिय या जागृत होने की संभावना रहती है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, सुषुप्त ज्वालामुखी कहेंगे। आइए अगली हेडिंग आप बनाइएगा दोस्तों, तीसरी, मृत ज्वालामुखी। ये वे हैं जो युगों से शांत हैं और जिनका विस्फोट एकदम बंद हो गया है, जैसे अफ्रीका का किलिमंजारो। ठीक है, क्या है, किलिमंजारो है। ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 18 कह रहा है कि वायुमंडल किसे कहते हैं। हेडिंग बनाएगा आप लोग, वायुमंडल। ठीक है, इसके अंतर्गत लिखिएगा कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। समझे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों प्रश्न 19 कह रहा है कि सूर्य ताप किसे कहते हैं। हेडिंग बनाएगा सूर्य ताप। इसके अंतर्गत दिखेगा कि लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी की ओर आने वाले सौर विकिरण को सूर्यताप कहते हैं। क्या कहते हैं, सूर्यताप कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सूर्यताप की मात्रा सूर्य से विकृत है ना, विकृत ताप की मात्रा से बहुत ही कम होती है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य से बहुत छोटी है और यह सूर्य से बहुत दूर है। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 20। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए आइए देखिए 20 क्या कह रहा है कि ज्वार भाटा किसे कहते हैं। उत्तर में लिखिएगा कि ज्वार भाटा चंद्रमा या सूर्य के आकर्षण, ठीक है, शक्तियों के कारण सागरीय तल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। सागरीय जल के उठकर आगे बढ़ने को ज्वार कहा जाता है और सागर जल के नीचे गिरकर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। ठीक है, बात समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 21 कह रहा है गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन थे। उत्तर में लिखिएगा गुलाम वंश का अंतिम शासक जो था दोस्तों वो था शमसुद्दीन यूमर्स। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 22 कहता है कि कौटिल्य क्यों प्रसिद्ध थे। तो उत्तर में लिखिएगा कि एक प्रखंड विद्वान, ठीक है, तथा एक गंभीर चिंतक के रूप में कौटिल्य को विख्यात, ठीक है, कौटिल्य तो विख्यात थे ही, एक व्यवहारिक एवं चतुर राजनीतिज्ञ के रूप में भी उन्हें ख्याति मिली थी। नंद वंश के विनाश तथा मगध साम्राज्य की स्थापना एवं विस्तार में उनके ऐतिहासिक योगदान है। समझिए। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 23 कह रहा है कि चोल वंश का संस्थापक कौन है। उत्तर में लिखिएगा कि चोल वंश का संस्थापक विजयलाल चोल था नामक शासक ने की थी। उत्तर में लिखिएगा। प्रश्न अगला है आपका 24 कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे। उत्तर में लिखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक और गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। यह गौरी साम्राज्य का सुल्तान मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। ठीक है, किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 25 दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ओके। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न 25 को। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि आंतरिक शक्तियां किसे कहते हैं। उत्तर यह जब आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां क्षितिज दिशा में, ठीक है,
कार्यशील होती हैं तो तरंगें उत्पन्न होती हैं। इन तरंगों के कारण भूपृष्ठ की चट्टानों में भारी उथल पुथल होती है, धरातल पर वलन, भ्रंशन या चटकन पैदा हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न 26 कह रहा है कि भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के 2 कारण लिखिए। भारत में भक्ति आंदोलन के उदय के कारण सूफी संतों की उदार एवं सहिष्णुता की भावना तथा एकेश्वरवाद में इनकी प्रबल निष्ठा ने हिंदुओं को प्रभावित किया, जिस कारण से हिंदू इस्लाम के सिद्धांतों के निकट संपर्क में आए। हिंदुओं ने सूफियों की तरह एकेश्वरवाद में विश्वास करते हुए ऊंच नीच एवं जात पात का विरोध किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 27 कह कि हरित क्रांति का अर्थ बताइए। उत्तर में लिखिएगा कि हरित क्रांति का अर्थ है कि कृषि उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी, या भारत में 1960 के दशक में कृषि में सुधार के लिए शुरू की गई एक योजना थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश में धान्य उत्पादन को बढ़ाना था, ताकि खाद्यान्न की कमी को दूर किया जा सके और देश आत्मनिर्भर बन सके। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न आज दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 28 कह रहा है कि अपरदन किसे कहते हैं। उत्तर लिखिएगा कि अपरदन वह प्रक्रिया है जिसमें जल, वायु या ग्लेशियर द्वारा मिट्टी, चट्टानों और अन्य सतह सामग्री का क्षरण और हटाव होता है, जिससे भूमि का स्तर घटता है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 29 कह रहा है कि अग्नेय शैल किसे कहते हैं। उत्तर लिखिएगा दोस्तों, अग्नेय शैल वे चट्टानें हैं जो पृथ्वी के भीतर मैग्मा के ठंडा होकर ठोस बनने से बनती है। इसमें बेसाल्ट और ग्रेनाइट प्रमुख उदाहरण हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 30 दोस्तों अगर हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए प्रश्न 30 देखिए क्या कह रहा है कि संविधान किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग हरी बनाइएगा संविधान की परिभाषा। ठीक है, कह रहा है कि किसी देश या संस्था द्वारा निर्धारित किए गए वह नियम जिसके माध्यम से संस्था का सुचारू ढंग से संचालन हो सके उसे देश का संस्था का संविधान कहा जाता है। समझ गए। आइए अब हम लोग दोस्तों आ गए हैं वर्ष 2020 में। ठीक है, 2020 में। तो चलिए सभी लोग प्रश्न 31 को देखिए। कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो उत्तर में लिखिएगा कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम जो शासक था वो था बृहदर्थ। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 32 कह रहा है कि दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है। उत्तर में लिखिएगा दोस्तों कि दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न 33 कह रहा है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। उत्तर में लिखिएगा कि तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न 34 कह रहा है कि कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था। उत्तर में लिखिएगा कबीरदास का जन्म 14वीं या 15वीं शताब्दी में काशी, आज का वर्तमान समय में वाराणसी है, ठीक है, में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, प्रश्न 35 दोस्तों अगर हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न देखिए 35 क्या कह रहा है। कह रहा है कि चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं। उत्तर में लिखिएगा दोस्तों की सामान्यतः चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। पहला आपका है आग्नेय चट्टानें, दूसरा आपका है अवसादी चट्टानें, तीसरा आपका रूपांतरित चट्टानें। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 36 कह रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। उत्तर में लिखिएगा दोस्तों कि भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1986 ईस्वी में स्त्री उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक पास हुआ था। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 37 कह रहा है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है। उत्तर लिखिएगा कि हरित क्रांति का संबंध चावल या गेहूं की फसल से है। खेती से जुड़ी क्रांति को हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के पिता या वैज्ञानिक एम एस
स्वामीनाथन को कहा जाता है। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 38 कह रहा है कि ज्वार भाटा कब आता है। तो आप लोग तो लिखिएगा कि ज्वार भाटा धरती पर स्थित सागरों महासागरों के जल स्तर का सामान्य स्तर से ऊपर उठना ज्वार और नीचे गिरना भाटा कहलाता है। ज्वार भाटा पूर्णिमा के दिन आता है। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण होता है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 39 तरह की जीवमंडल की परिभाषा दीजिए। उत्तर लिखिए कि पृथ्वी का वह पूरा क्षेत्र जिस पर समस्त प्रकार के जीव जंतुओं, पौधों, सूक्ष्म जीवों आदि का जीवन संभव हो सकता है, वह क्या होता है दोस्तों, वह जैवमंडल कहलाता है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 40 तरह की सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो सेल आपके कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो होते हैं आपके 3 प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों अगर हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला आपका है अग्नि सेल, ग्रेनाइट, अभ्रक और क्वार्टज। दूसरा आपका है अवसादी सेल, रेधा, नमक, पत्थर, चूना, है ना। और तीसरा आपका है रूपांतरित चट्टान जिसे संगमरमर, क्वार्टरजाइट, स्लेट है, स्लेट। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न 41 कह रहा है कि सूर्य ग्रहण क्या है। हेडिंग बनाएगा सूर्य ग्रहण। ठीक है, इसके अंतर्गत लिखिएगा कि जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस दौरान चंद्रमा सूर्य की रोशनी को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है। सूर्य ग्रहण की घटना अमावस्या के दिन में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 42 कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य जो कि दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य था, इसकी स्थापना 2 भाइयों राजकुमार हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में की गई। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 43 कह रहा है कि नागरिकता किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो उत्तर में लिखिएगा कि भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के अंतर्गत दिए गए हैं। ये अनुच्छेद नागरिकता के प्रकार, अधिकार और नागरिकता प्राप्त करने के विभिन्न नियमों को परिभाषित करते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 44 देखिए। प्रश्न 44 क्या कह रहा है दोस्तों, कर खिलजी वंश के 2 शासकों के नाम बताइए। तो खिलजी वंश के 2 प्रमुख शासकों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला आपका है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, दूसरा आपका है अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न आपका है 45 दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करा तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए प्रश्न 45 देखिए क्या कह रहा है कि अस्थाई पवन किसे कहते हैं। उत्तर में लिखिएगा कि अस्थाई पवन हमेशा एक निश्चित दिशा में चलती है। यह पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होती है। यह अधिक दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, अस्थाई पवन कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, अस्थाई पवन कहलाती है। पवन माने हवा होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अब हम लोग आ गए हैं वर्ष 2019 में। 2019 में जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, सभी प्रश्नों को मैं लेकर आप लोगों के बीच में आ गया हूँ। ठीक है, आप लोग इस सेशन को दोस्तों जितना हो सके अपने दोस्त नाते रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, मुझे ये चीज़ बार बार कहना ना पड़े, समझ रहे हैं, क्योंकि मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि गुरु दक्षिणा के उपलक्ष्य में हमें इतना तो कर ही देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न 46 कह रहा कि सल्तनत कालीन का अंतिम सुल्तान कौन था। उत्तर में लिखिएगा कि सल्तनत कालीन का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी है। क्या था, इब्राहिम लोदी था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 47 कह रहा कि अशोक ने किस धर्म को राजा श्रेय प्रदान किया था। उत्तर में लिखिएगा कि अशोक ने बौद्ध धर्म को, किसको, बौद्ध धर्म को राजा श्रेय प्रदान किया था।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 48 कह रहा है कि अजंता वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर लिखिए कि अजंता वर्तमान भारत के महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न आपका है 49 कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किन्हीं दो राजवंशों के नाम लिखिए। तो लिखिएगा कि दिल्ली सल्तनत के दो राजवंशों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला आपका है गुलाम वंश, दूसरा आपका है खिलजी वंश। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 50। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा। चलिए देखिए 50 क्या कर रहा है कि हर्षकालीन दो शिक्षा केंद्रों के नाम लिखना आपको है। तो हर्षकालीन दो शिक्षा केंद्रों के नाम निम्नलिखित है। पहला आपका है तक्षशिला, दूसरा आपका है पाटलिपुत्र। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों 51 कह रहा है कि किस अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है? तो बताइएगा दोस्तों, उत्तर में लिखिएगा आप लोग कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। ठीक है, आपको बताएं दोस्तों, देखिए जैसे ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, देखिए आपको बता देते हैं, जैसे आपकी क्या है दोस्तों, पृथ्वी है। ठीक है, तो जो भूमध्य रेखा कौन सी है? जो एकदम बीच से जो रेखा खींची गई है, ठीक है, जो ये बीच से रेखा खींची गई है, ये क्या है दोस्तों, ये 0 डिग्री, ठीक है, अक्षांश रेखा है, जो कि इसे क्या कहा जाते हैं? इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, क्या कहेंगे इसे? भूमध्य रेखा कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे दोस्तों? भूमध्य रेखा। समझ गए? इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर जो दोस्तों आपकी क्या है, ये है कर्क रेखा, कर्क रेखा। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे, भूमध्य रेखा के नीचे जस्ट ठीक क्या है, कौन सी रेखा है? तो ये है मकर रेखा। क्या है? मकर रेखा। ठीक है, बात समझ आ गई? चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। आइए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 52 कह रहा है कि अपक्षय क्या है? उत्तर लिखिए कि अपक्षय चट्टानों के अपने ही स्थान पर भौतिक, रासायनिक एवं जैविक क्रियाओं द्वारा टूटने फूटने की क्रिया को अपक्षय कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न आपका है 53 कह रहे कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? उत्तर लिखिएगा कि मौसम और जलवायु में अंतर। हेडिंग बनाएगा मौसम, मौसम में लिखिएगा 200 पॉइंट बनाकर कि मौसम एक छोटे क्षेत्र वायुमंडलीय दशाओं प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा आपका है कि मौसम अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा है। और आपका तीसरा है दोस्तों कि मौसम दिन में एक से अधिक बार बदल सकता है। चलिए आगे अगली हेडिंग बनाएगा जलवायु। इसमें पॉइंट में लिखिएगा कि जलवायु बड़े क्षेत्र या भूभाग की वायुमंडलीय दशाओं का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरा आपका है कि जलवायु दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा है। और आपका तीसरा कि जलवायु लंबे समय तक नहीं बदलती है। चलिए आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला आपका आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 54 कह रहा है कि वायुमंडल के सबसे निचली परत का क्या नाम है दोस्तों? तो वायुमंडल के सबसे निचली परत का नाम है दोस्तों क्षोभमंडल। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 55। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों प्रश्न 55 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि विश्व के सबसे गहरे महासागरीय गर्त का क्या नाम है? तो उत्तर में लिखिएगा मारियाना गर्त विश्व का सबसे, है ना, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है। चलिए अगला प्रश्न तो देखते हैं, प्रश्न 56 कह रहे कि मूल अधिकारों को किन परिस्थितियों में स्थगित किया जा सकता है? उत्तर में लिखिएगा कि संविधान के आर्टिकल 352 के अनुसार राष्ट्रपति आपातकालीन की स्थिति की घोषणा कर सकता है। इस आपातकालीन घोषणा करने के पश्चात अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को, ठीक है, नागरिकों को प्रदत्त सभी मूल अधिकार से स्थगित किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 57 कह रहा है कि संवैधानिक, ठीक है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत न्यायालय कितने प्रकार का लेख जारी करता है? तो उत्तर में लिखिएगा कि संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के अंतर्गत न्यायालय जो है 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है जिन्हें मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 58 कह रहा है कि
मुद्रास्फीति के किन्हीं दो प्रकारों के नाम बताइए। मुद्रास्फीति के दो प्रकार निम्नलिखित हैं दोस्तों। पहला आपका है मंद मुद्रास्फीति, दूसरा आपका है दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 59 कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ? तो उत्तर में लिखिएगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पहली बार 1986 में पारित हुआ था, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और विवादों के समाधान के लिए त्वरित न्याय प्रदान करना है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 60। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देखिए 60 क्या कह रहा है कि विकसित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? उत्तर में लिखिएगा कि विकसित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था से है जहां उच्च जीवन स्तर, उन्नत तकनीकी उद्योगों का विकास, स्थिर आय, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और आधारभूत संरचना होती है, जिससे नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर होता है। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं वर्ष 2017 में। तो दोस्तों 2017 में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे, सभी प्रश्नों को लेकर मैं आप लोगों के बीच में आ चुका हूं। तो आप लोग इस सेशन को जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो चलिए प्रश्न देखते हैं हम लोग हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर 61 तरह के चंदेलों के दो प्रसिद्ध नगरों के नाम बताइए। तो चंदेलों के दो प्रसिद्ध नगर थे खजुराहो और महोबा। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 62 62 कह रहा है कि राजपूत काल के चार प्रमुख कवियों के नाम बताइए। तो तुम लिखिएगा कि राजपूत काल के चार प्रमुख कवि हैं। पहला आपका है जयदेव, दूसरा आपका है कल्हड़, तीसरा आपका है भर्तृहरि और आपका चौथा है भैरवी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों प्रश्न 63 63 कह रहा है कि भोज प्रबंध किसकी रचना है? उत्तर में लिखिए कि भोज प्रबंध की रचना 12वीं शताब्दी के संस्कृत कवि बल्लाल द्वारा की गई है। इसमें राजा भोज के जीवन, उपलब्धियों और उनके दरबार के किस्सों का वर्णन मिलता है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 64 64 कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता जो है दोस्तों वो है हरिसेन। ठीक है, कौन है? हरिसेन है। वे गुप्त सम्राट, ठीक है, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री थे। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों और गुणों का वर्णन मिलता है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 65 65 दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखिए 65 यानी 65 क्या कह रहा है? कह रहा है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो उत्तर में लिखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे दोस्तों? गुरु थे। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 66 कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में किन दो मस्जिदों का निर्माण करवाया था? तो उत्तर में लिखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में निम्नलिखित दो मस्जिदों का निर्माण करवाया था। पहला था आपका कुबल उल इस्लाम मस्जिद, दूसरा आपका है कुतुब मीनार। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 67 कह रहा है कि सल्तनत काल में राज्य का सर्वोच्च अधिकारी या पदाधिकारी कौन होता था? उत्तर में लिखिएगा कि सल्तनत काल का सर्वोच्च पदाधिकारी सुल्तान होता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 68 68 कह रहा है कि हिम नदियों के अपरदन से भी आकार की घाटी किस आकार में बदल जाती है? तो उत्तर में लिखिएगा कि हिम नदियों के अपरदन से वी आकार की घाटी यू आकार में बदल जाती है। समझ गए? आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 69 69 कह रहा है कि वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर में लिखिएगा जब कोई तरल पदार्थ गैस में बदल जाए उसे वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण के कारण ही तालाब का पानी वाष्प के रूप में, ठीक है, किसके? वाष्प के रूप में गायब हो जाता है। समझ गए? चलिए
अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न 70। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए प्रश्न 70 देखिए क्या करा, कह रहा है कि सूर्याभिः ताप किसे कहते हैं, यानी लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी की ओर आने वाले सौर विकिरण को सूर्याभिः ताप कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 71। 71 कह रहा है कि मूल अधिकार किस पर बल देते हैं, मूल अधिकार किस पर बल देते हैं। उत्तर लिखिएगा कि मूल अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता, न्याय और धार्मिक स्वतंत्रता पर बल देते हैं। ये अधिकार व्यक्ति के विकास और सम्मानपूर्ण जीवन के लिए आवश्यक माने जाते हैं तथा राज्य द्वारा सुरक्षित होते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 72। 72 कह रहा है कि अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण प्रमुख रूप से किन दो आधारों से करते हैं। तो उत्तर लिखिए कि अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण प्रमुख रूप से 3 आधारों पर किया जाता है दोस्तों। पहला आपका है समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा आपका है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा आपका है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक, आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 73। 73 कह रहा है कि उत्पादन क्या है। उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न संसाधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी का प्रयोग करके वस्तुएं और सेवाएं बनाई जाती हैं जो मानव की आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति में सहायता होती है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न 74। 74 कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। उत्तर लिखिएगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ और उसी वर्ष लागू भी हुआ था। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और विवादों को निपटारे के लिए त्वरित न्याय प्रदान करना है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 75। 75 दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए 75 को देखिए, कह रहा है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। आपको बताना है कि भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह भूमध्य रेखा के कौन सा भूमध्य रेखा के उत्तर और ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित है, जिसे इसका स्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है। चलिए अब हम लोग आ गए हैं वर्ष 2016 के सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों। तो आइए देरी न करते हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 76। 76 कह रहा है कि कालिदास के 2 ग्रंथों के नाम लिखिए। पहला आपका कालिदास के 2 ग्रंथों के नाम निम्नलिखित है दोस्तों। पहला आपका है अभिज्ञान शाकुंतलम, दूसरा आपका है रघुवंशम महाकाव्य। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 77 कह रहा है कि गुप्तकालीन चित्रकला के 2 केंद्रों के नाम लिखिए। तो लिखिएगा दोस्तों कि गुप्तकालीन चित्रकला के 2 केंद्र निम्नलिखित हैं। पहला आपका मथुरा, दूसरा आपका सारनाथ। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न आपका आपके स्क्रीन पर 78। 78 कह रहा है कि राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित 2 सिद्धांतों का नमो उल्लेख कीजिए। उत्तर लिखिएगा राजपूतों की उत्पत्ति के संबंधित 2 प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला आपका है हरिमन आएगा सूर्यवंश सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार राजपूतों का उद्भव सूर्य के वंश से माना जाता है, इसे सूर्यवंशी कहा जाता है। दूसरा आप हरिमन आएगा चंद्रवंश सिद्धांत। इसमें क्या है दोस्तों कि इस सिद्धांत के अनुसार राजपूतों का उद्भव चंद्रमा के वंश से हुआ है, इसे चंद्रवंशी क्या कहते हैं, चंद्रवंशी कहा जाता है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं 79। कह रहे कि भोज किस वंश के राजा थे। राजा भोज परमार वंश के राजा थे। यह 11वीं शताब्दी में मध्य भारत के धार क्षेत्र के शासक रहे और अपनी विद्या और प्रशासनिक क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न 80। दोस्तों अगर मैं चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए प्रश्न 80 देखिए क्या करें। कह रहा है गीत गोविंद किसकी प्रसिद्ध रचना है। उत्तर लिखिएगा गीत गोविंद जयदेव की प्रसिद्ध रचना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग हैं, प्रश्न 81। कह रहा है कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया। उत्तर लिखिएगा चंदेल राजाओं द्वारा खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 82। कह रहा है कि भक्तिकालीन 2 संतों के नाम लिखिए। उत्तर लिखिए कि भक्तिकालीन 2 संतों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला आपका है सूरदास, दूसरा आपका है रस खान। चलिए अगला प्रश्न तो देखते हैं, प्रश्न 83। 83 कह रहा है कि
जलवायु का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो जलवायु का अर्थ किसी स्थान पर लंबे समय तक बने रहने वाले औसत मौसम की स्थिति से जिसमें वर्षा, तापमान, आर्द्रता, वायुदाब है आदि तत्व शामिल होते हैं। यह भौगोलिक और खगोलिक कारकों पर निर्भर करता है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला 84 कह रहा है कि भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। आपको बताना है कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में दोस्तों ये हो गई हैं 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 85 दोस्तों को चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए देखिए प्रश्न 85 क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आने वाले दो स्वतंत्रताओं के उल्लेख कीजिए। उत्तर लिखिए स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद है 19 से 22। ठीक है, इस मूल अधिकारों के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को निम्न स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आइए उनको देखते हैं दोस्तों। पहला आपका है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा आपका है कि शांतिपूर्ण और निरायुध सभा की स्वतंत्रता। तीसरा आपका है संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। चौथा आपका है कि भारत के किसी भी भाग में आगमन की स्वतंत्रता। ठीक है, चलिए आगे चलते हम लोग हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 86 कह रहा है कि भूस्खलन से क्या होता है। कह रहा है कि धरती के अंदर हलचलों जैसे पत्थर खिसकना या गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव इत्यादि इसके अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न देख लिए हम लोग। 87 कह रहा है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो उत्तर में लिखिएगा कि भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति जो होता है दोस्तों वो होता है राष्ट्रपति। कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, वो तीनों सेनाओं के क्या होते हैं, सर्वोच्च सेनापति होते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 88 कह रहा है कि जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तो कौन सा ग्रहण लगता है। उत्तर देखिए दोस्तों, शूट नहीं हो रहा। चलिए कह रहा है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है तब क्या होता है दोस्तों, चंद्र ग्रहण लगता है। समझे, आप देख रहे चित्र में, देखिए स्ट्रक्चर देखिए इसका। देखिए आप देख रहे होंगे कि ये आपका सन है, सूरज है। ठीक है, ये अर्थ आपका मानी पृथ्वी है और ये मून आपका चंद्रमा है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में, ठीक है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ गया, पृथ्वी आ गई है ना। कौन आ गई, पृथ्वी आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई होगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 89 कह रहे कि भारत चीन के बीच युद्ध कब हुआ था। तो उत्तर लिखिए कि भारत और चीन के बीच युद्ध दोस्तों 1962 में हुआ था। यह युद्ध मुख्य रूप से सीमा विवाद को लेकर हुआ था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 90 दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 1 से लेकर 90 तक हमने सभी प्रश्नों को एकदम बेहतरीन तरीके से देखा, समझा। ठीक है, तो आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग इस सेशन को जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और एक पॉजिटिव कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सभी लोग प्रश्न 90 को देखिए। कह रहा है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तर लिखिएगा कि भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह भूमध्य रेखा के उत्तर और ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित है, जिससे इसका स्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। थैंक फॉर वॉचिंग। सभी को गुड नाइट।